आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एमपी पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि एक पासे के 3 डिजाइन नीचे दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि ई वाले सतह के विपरीत सतह पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होगा। यानी यहाँ पर हमें 3 पासे दिए, इन 3 पासों में ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है। तो एक ही पासे की 3 डिजाइन दी है, ठीक है। और यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, स्टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे, ठीक है, ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर हमें 3 पासे दिए हैं और आपको पता होगा कि हम जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो कॉमन सतह देखने के भी तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 2 पासों में कॉमन सतह देखना है। अगर बाई चांस नहीं मिलता तो आपको दूसरे वाले पासों को छोड़ के पहले से तीसरे में देखना है। अगर फिर भी नहीं मिलता तो पहले को छोड़ के फिर आपको लास्ट वाले 2 में देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो सबसे पहले 2 पासों में कॉमन सतह देखेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉमन सतह कौन सी दिखाई दे रही है, तो आपको होगा यहाँ पर हमें जो कॉमन सतह दिखाई दे रही है वो टी वाली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो हमें यहाँ पर कॉमन मिलता है, चाहे संख्या हो, लेटर हो, शब्द हो, कुछ भी हो, उसे हम क्या करते हैं, एक साइड लिख लेते हैं। जैसे ये पहले पासे का टी है और ये दूसरे पासे का टी है। ऐसा लिखने के बाद ही हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम पहले पासे में घड़ी की दिशा में चलते, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ई मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर आर मिला। तो ये जैसे मिला वैसे उनको क्या करेंगे, उनके नीचे लिख लेंगे। तो सबसे पहले ई मिला तो ई को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आर मिला तो हम आर को लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरे पासे में चलते हैं। दूसरे पासे में भी कॉमन से ही चलना, तो यहाँ पर चलेंगे तो हमें यहाँ पर यू मिला, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें ए मिला। तो इनको भी क्या करेंगे, वैसा की वैसा दूसरे पासे के नीचे लिखेंगे, जैसा मिला वैसा की वैसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद इनको आमने सामने करेंगे। तो यहाँ पर आर के सामने ए हो जाएगा, ए के सामने आर, ई के सामने यू, यू के सामने ई, टी के सामने टी ही रहेगा क्या, तो नहीं, यहाँ पर एक जो नहीं दिखाई देता है वो इसके सामने हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है अलग लेटर, तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है। हालांकि हमें वैसे भी यहाँ पर ई का पूछा तो ई का बताना है। तो जो आमने सामने वो एक दूसरे का विपरीत है। अगर आर का पूछा जाता तो ए का आर, यहाँ पर हमें ई का पूछा तो ई का यू हो जाएगा और यू का ई हो जाएगा, ठीक है। तो ए का ई का पूछा तो ई का यू है। तो ऑप्शन में देखिए यू कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा घड़ी की दिशा में चलना है जैसे हमने अभी सोल्व किया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संबंध में प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करने वाली संख्या की पहचान करें। यानी ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। हमें यहाँ पर जिस प्रकार 9 का संबंध 78 दिया है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। और यहाँ पर आपको वीडियो को रोककर खुद से भी प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करना, हर किसी प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पता करेंगे कि 9 से यहाँ पर 78 कैसे लिखा है, फिर हम उसी प्रकार 7 से बता देंगे। तो पता करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए, जैसे 9 हमारे पास छोटी संख्या है और 78 बड़ी संख्या है, तो 9 को ऐसा क्या करें कि हम यहाँ पर 78 मिले। तो आप कहोगे या तो हम यहाँ पर गुणा करके पहुँच सकते हैं या फिर हम वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लो वर्ग करते हैं। तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग आपको पता होगा, 9 का वर्ग 81 होता है, ठीक है। कितना होता है, 81 होता है। और यहाँ पर कितना लिखा है, 78। यानी अगर हम यहाँ पर 81 में से 78 बनाने के लिए कितना माइनस कर सकते हैं, तो आप कहोगे 3 माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 78 आ जाएगा, ठीक है। 78 आ जाएगा और 78 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से जैसे हमने वर्ग करके 3 माइनस किया है, इसी तरीके से हम यहाँ पर 7 से संख्या पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग आपको पता होगा 49 होता है। और 49 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 3 माइनस किया वर्ग करके, तो यहाँ पर भी 3 ही माइनस करेंगे। तो 49 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएंगे, 46 आएंगे, 46। अब जिस तरीके से यहाँ पर संख्या लाए और यहाँ पर संख्याएं हैं, उस प्रकार से यहाँ पर कितना होना चाहिए, 46
46 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 46 दिया है? तो ऑप्शन में देखिए 46 46 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर समान संबंध वाला मिलना चाहिए जैसे हमने अभी पता किया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले अक्षर ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे यहाँ पर अक्षर सीरीज दी है, ठीक है, लेटर सीरीज दी है। इस लेटर सीरीज में यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा वो आपको बताना है। तो ये हमारे पास सिंगल लेटर वाला प्रश्न है और ये एसएससी दिल्ली पुलिस का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंगल लेटर है और आपको पता हो कि सीरीज में हम क्या करते हैं, एक के बाद एक कैसे लिखा ये हम पता करते हैं। तो आर से क्या करेंगे, टी को देखेंगे। तो आर से टी मतलब आर 18 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। तो ABCD में यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, कितना 2 प्लस किया है। फिर यहाँ पर टी से डब्ल्यू को देखेंगे तो टी ABCD में 20 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर ABCD में 3 प्लस किया है। उसके बाद यहाँ पर W से ए को देखेंगे तो W 23 पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है। अगर हम 23 से आगे जाएंगे तो आपको पता होगा W के बाद X Y Z फिर वापस से ए आएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम ऐसा आगे प्लस करके जाएंगे तो यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसी तरीके से अगला बताना। तो यहाँ पर अगला बताने के लिए हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, यानी कि यहाँ पर सीरियल नंबर प्लस हो रहे हैं 2 से स्टार्ट होके। तो यहाँ पर 4 पे कितना प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 प्लस होना चाहिए। तो ए 1 नंबर पे आता है, 5 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएंगे और 6 नंबर पे एफ आता है। तो यहाँ पर जो अगला लेटर क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। क्या ऑप्शन में एफ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं लॉजिक लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हमें फिर दूसरी लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपको श्रृंखला में संख्या वाला प्रश्न दिया, जैसे 5 लिखा, फिर 11, फिर 23, फिर 47, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी हमने लेटर वाले को सोल्व किया, यहाँ पर आपको संख्या वाला देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी जो अगला प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पैटर्न का पता करेंगे, देखेंगे संख्या कैसे लिखी है। यहाँ पर हमें वर्गघन तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या दिख रही है। लेकिन अभाज्य संख्या भी हमें यहाँ पर बहुत बढ़ती हुई दिख रही है, कोई हमें यहाँ पर एक पैटर्न में नहीं दिखी है। जैसे 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 भी आती है, लेकिन सीधे 11 लिखा है। 11 के बाद 13, 17, 19 आती है, लेकिन 23 लिखा है। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास बढ़ भी रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इनमें अंतर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि ज़्यादातर सीरीज का प्रश्न अंतर से सोल्व हो जाता है या वर्गघन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम 5 से 10 को देखो, 5 से हम 11 को देखेंगे, तो 5 से 11 मतलब कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे कि 5 से 11 मतलब यहाँ पर प्लस 6 हो रहा है। कितना प्लस 6 किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर 11 से 23 को देखिए, तो 11 से 23 मतलब 11 में यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 11 में 12 को प्लस किया, तब अगली संख्या 23 लिखिए। फिर 23 से अगर हम 47 को देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यानी कि 23 में कितना प्लस किया, तो आप कहोगे यहाँ पर 23 में 24 प्लस किया, तब यहाँ पर 47 लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी तरीके से अगली संख्या बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पैटर्न को समझेंगे। जैसे 6 प्लस, फिर 12 प्लस, फिर 24 प्लस, यानी इस संख्या को ध्यान से देखोगे तो 6 का 2 गुना 12 और 12 का 2 गुना 24, मतलब 2 गुना करके प्लस कर रहा है। तो 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना यहाँ पर कितना प्लस होना चाहिए, 48 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 48 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 7 8 15 का 5 होगा, हासिल का 1 4 4 8 1 9, यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 95 यानी कि 95 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पैटर्न का पता करना है कि पैटर्न कैसे है, क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक ही तर्क का पालन करते हैं और इस प्रकार समूह बनाते हैं। भिन्न संख्याओं के जोड़े को ज्ञात करें और उसे उत्तर के रूप में चिन्हित करें। मतलब यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं जो समूह के रूप में है, उसमें से एक अलग है, 3 एक जैसे हैं, तो उसमें से एक अलग कौन सा ये आपको बताना, भिन्न का चयन करना। ठीक है, मतलब ये वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, तो एक अलग कौन सा ये आपको बताना। हालांकि हमें सरल दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए
सबसे पहले देखिए 16 से 32, 16 दूना 32, 2 गुना 16 दूना 32, और यहाँ पर हमारे पास 50 दिख रहा है, मतलब ये इसके पहाड़े में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नीचे वाली संख्या को देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 10 10 का पढ़ा, 10 दूना 20, 10 तिया 30, ठीक है। यहाँ पर भी 12 दूना 24, 12 तिरिया 36, ठीक है। फिर 14 दूना 28, 14 तिरिया 42। तो यहाँ पर इनके पहाड़े चल रहे हैं, मतलब जैसे 14 14 प्लस हो रहा है, जैसे 10 प्लस 20, 20 में भी 10 प्लस 30, 12 में 12 प्लस 24, 24 में 12 प्लस 36, 14 में 14 प्लस 28, 28 में 14 प्लस 42। सेम अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर 16 में 16 प्लस 32 तो है, लेकिन 32 में 16 प्लस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक दिख रही है, मतलब ये संख्या समूह अलग हो रहा है इन तीनों से। तो यही वाला हमारा भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखोगे तो आपको अचानक से मिल जाएगा। एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो उसके कारण हम क्या करते हैं, प्रश्न को सरल को भी गलत कर देते हैं कभी कभी, प्रेशर के कारण हमारा माइंड ही नहीं चलता। आप कहोगे कि बहुत सरल लग रहा है, प्रैक्टिस सेट में तो हमें आसान प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन ये जो प्रश्न दिया हो ना, ये सब एसएससी एडीक्यूटी पैटर्न पे पूछे गए प्रश्न है। उसके साथ साथ एसएससी जो रेलवे की जो भी एग्जाम हुई 25 की, उसके भी प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी की सभी पीवाईक्यू से, बस मैंने एग्जाम डेट नहीं रखी है। बाकी अगर आप कहोगे, मुझे कमेंट कर दो कि सर आप एग्जाम डेट रख दो कि किस एग्जाम को कौन सा प्रश्न आया था, किस एग्जाम में, किस एग्जाम डेट में ये प्रश्न आया था, ऐसा अगर रख दो। अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं रख दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी 3-4 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ नहीं दिया हूँ, लेकिन अभी मैं एक साथ दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। और कैलेंडर की भी क्लास आपको अभी कुछ दिनों बाद मिल जाएगी, ठीक है। मैं 10 तारीख से जितनी भी जो चैप्टर वाइज क्लास मेरे पास पड़ी है वो मैं सारी आपको पब्लिक करके बता दूंगा, ठीक है। आप देख लेना, आपको पब्लिक होती हुई मिल जाएगी, अभी तो आपको मेंबर में दिख रही होगी। तो अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अगर BR यानी कि ब्रेक को B2R18 यहाँ पर E5A1 के 11 के रूप में कोड किया जाता है, तो यहाँ पर टेबल को कैसे कोड किया जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। मतलब यहाँ पर हमारे पास कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर ब्रेक को ये पता करना है कि यहाँ पर ब्रेक से यहाँ पर B2R18 E5A1 के 11 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर टेबल का बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अगला जो कोड दिया है ब्रेक का, जो अगला जो कोड दिया है वो लेटर और संख्या दोनों है। अब जो लेटर हमें दिख रहे हैं वो तो ब्रेक के ही लेटर हैं, बस हमें जो संख्या दी है वो उनकी प्लेस वैल्यू दिख रही है। जैसे आप कहोगे जैसे ब्रेक में तो बी तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी 2 नंबर पे आता तो 2 है, और 18 पे आता तो 18, ई 5 पे आता है 5 पे, 1 1 पे आता है 1 1, 11 पे आता तो 11 है, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू ही है। तो टेबल का भी हम वैसे ही बता देंगे। तो यहाँ पर अगला क्या आएगा, टी आ जाएगा, और टी के बाद टी 20 नंबर पे आता है तो 20 आ जाएगा, टी 20। फिर यहाँ पर ए आ जाएगा, और ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, तो यहाँ पर ए 1 आ जाएगा। बी आ जाएगा, बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, तो यहाँ पर बी 2 हो जाएगा। फिर एल आ जाएगा, एल कितने नंबर पे 12 नंबर पे आता है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर ई आ जाएगा, ई कितने नंबर पे 5 पे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए T20 A1 B2 L12 E5। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है E20 A1 B2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि आसान सा प्रश्न है, लेकिन पूछा गया प्रश्न है तो मैंने ले लिया ताकि मैं आपको करवा दूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कोड में प्रत्येक स्वर को उसके अगले स्वर, यानी कि यहाँ पर दिया है कि ए को ई और ई को आई और आई को ओ, और यहाँ पर ओ को यू और यू को ए के रूप में, और यहाँ पर व्यंजनों को उनके पिछले अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर टेबल को कैसे कोड किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सबसे पहले इसने क्या करा कि स्वर को तो उनके अगले अक्षर, यानी कि ए के बाद ई आता है, ए के बाद अगला स्वर ई आता है, ई के बाद अगला आई आता है, आई के बाद ओ आता है, ओ के बाद यू आता है, और यू के बाद ए आता है। तो यहाँ पर अगले स्वर से किया है, ठीक है। और जो व्यंजन है यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यंजन है, व्यंजनों को उनके पिछले अक्षरों से कोडित किया है, मान लो, ठीक है। तो हमें वैसा कि वैसा टेबल का कोड क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए टेबल में जो टी दिया वो क्या है, तो टेबल में जो टी है वो व्यंजन है, वो क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन को उनके पिछले लेटर से कोड करना है। तो इससे पिछले कौन आएगा, टी से पहले कौन आएगा, तो एस आएगा।
फिर यहाँ पर क्या है, ए है, ए से ए को क्या किया है, तो ए के बाद जो अगला स्वर है वो करना है। तो ए के बाद जो अगला स्वर है, क्योंकि ए तो स्वर है तो अगला स्वर ई है, तो यहाँ पर हम ई ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी है, बी हमारा व्यंजन है, तो बी से पिछला कौन आएगा, मतलब पहला कौन आएगा, तो आपको हो गया ए आएगा। उसके बाद एल है, एल भी व्यंजन है, एल से पहले कौन आएगा, के आएगा, तो के को ले लेंगे। फिर ई हमारा स्वर है, स्वर यानी कि ई के बाद कौन आता है, स्वर तो आई आता, तो आई को ले लेंगे। तो यहाँ पर एस ई ए के आई आपको ऑप्शन में देखना है। तो SEAKI ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो बस आपको यहाँ पर प्रश्न कैसा कह रहा था वही आपको पता करना था, उसके हिसाब से आपको सोल्व करना था। जैसे इसने कह दिया था कि स्वर के अगले स्वर को करना है और व्यंजन में पिछले को लेना है, तो हमने वैसा कि वैसा यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, आकृति एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार पहली आकृति से यहाँ पर जो दूसरी आकृति का संबंध है, उसी प्रकार यहाँ पर हम तीसरी से चौथी का बताएंगे। जैसे हमने अभी नंबर एनालॉजी का प्रश्न किया था, 9 का संबंध 78 से था, तो 7 का किससे है ये आपको बताना था, वैसा कि वैसा ये भी है, बस यहाँ पर आकृति दी है, ठीक है, आकृति पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लाइन है पहली से दूसरी को देखें तो वही लाइन यहाँ पर भी है, लेकिन कम हो चुकी है। तो कितनी कम हुई है, तो यहाँ पर गिनेंगे, जैसे ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहाँ पर टोटल जो लाइन है वो कितनी है, तो 8 लाइन है। यहाँ पर कितनी लाइन है, 8 लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी लाइन बची, तो यहाँ पर 1 2 3 4 बची, मतलब 8 का आधा यहाँ पर बचा है, ठीक है। तो पहली आकृति से दूसरी आकृति का संबंध कैसे है कि जो 8 लाइन थी वैसी की वैसी वहाँ जाके उसकी आधी हो गई है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर भी बताएंगे, यहाँ पर तीसरी से चौथी को। तो यहाँ पर लाइन गिन दी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर लाइन 4 हो जाना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 लाइन हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 4 लाइन वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस हमने जैसे पहली आकृति से दूसरी का पता करा वैसे कि वैसे हमने तीसरी से चौथी का भी बता दिया है। यहाँ पर जैसे इसका आधा हो गया था तो हमने भी यहाँ पर गिन के ना उसका आधा कर लिया, तो 8 थी, तो वैसे अब यहाँ पर आड़ी थी, यहाँ पर खड़ी थी, तो हमें खड़ी वाली चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि आड़ी का संबंध आड़ी से था, तो खड़ी से हमने खड़ी का ही लिया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त है, यानी इस आकृति पैटर्न में आपको कितने अर्धवृत्त है ये आपको बताना है। अर्धवृत्त का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जैसे ये हमारे पास पूरा वृत्त है, ठीक है, ये हमारे पास पूरा वृत्त है और इसी वृत्त का आधा हिस्सा हमारे पास हो तो उसे हम अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वृत्त है, ये हमारा अर्धवृत्त है, तो ऐसा वाला आपको बताना है। कौन सा वाला बताना आपको कि ये वाला अर्धवृत्त कितने हैं, ठीक है, ये वाला आपको बताना है कि ये अर्धवृत्त कितने हैं। तो गिन लीजिए यहाँ पर कितने बन रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर पैटर्न में देखते तो एक तो हमारा यहाँ से ये वाला बन जाएगा, क्योंकि वृत्त पूरी तरह से गोलित मतलब नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी सकता है। एक वृत्त यहाँ से ये भी बन जाएगा, तो 2 हमारे पास ये हो चुके हैं। एक हमारा यहाँ से मिलकर ये भी बन जाएगा, तो ये 3 हो चुके हैं। उसके बाद ये 3 हो चुके हैं। एक हमारा यहाँ से मिलकर ये भी बनेगा, तो ये 4 हो चुके हैं। और एक हमारा इससे ये भी बनेगा, तो 5 हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अगर देखा जाए तो इसमें 5 दिख रहे हैं, ठीक है। क्या आप ये कहोगे कि सर ये भी तो बन सकता है क्या, ये वाला? तो ये वाला नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का बन रहा है कि वृत्त में कभी भी कोना नहीं होता है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो वृत्त में यहाँ पर भी कोना ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये 2 नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इनको मत गिनना, ये नहीं बनेंगे तो ये नहीं बनेंगे। अब इनको इस हिस्से को तो नहीं गिनेंगे। तो अगर इस आकृति में 5 दिख रहे, इसका मतलब ये कि इसमें भी तो 5 ही होना चाहिए, कि इसमें भी 5 और इसमें भी 5 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सेम दिख रहा है। जैसे यहाँ से ये वाला बन रहा है 1, फिर यहाँ से ये वाला बन रहा है 2, उसके बाद यहाँ से ये सेम बन रहा है तो 3, और यहाँ से भी सेम बन रहा है तो 4, और ये एक साथ सेम बन रहा है 5। तो ऐसे करके 5-5 देखा जाएगा, तो यहाँ पर हमें टोटल जो दिखने को मिल रहे हैं वो 15 देखने को मिल रहे हैं। तो 15 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त की संख्या कितनी थी, 15 थी, तो आपको आधे आधे वृत्त गिनना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न आकृति के सामने रखे जाने पर
छायांकित भाग के सामने कौन सी छवि बनेगी ये आपको बताना है, कौन सी सही छवि बनेगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, और दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को जब भी सोल्व करना है तो मैंने आपको बताया था कि गलती निकाल के सोल्व करो। जैसे यहाँ पर हमें घड़ी दी है, इसकी आकृति यानी कि इसकी छाया इस साइड कैसी बनेगी ये आपको बताना है। तो घड़ी है, मतलब घड़ी पलट जाएगी, तो आपको पता है कि घड़ी पलटने पर यहाँ पर कैसा हो जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पर घड़ी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 5:40 हो रही है, लेकिन इस घड़ी में कितनी बज जाएगी, तो जब घड़ी वो हो जाएगी, ठीक है, तो जो घंटे वाला कांटा वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब घंटे वाला कांटा 5 पर है तो इसमें आकर यहाँ पर 7 पर आ जाएगा। जो कांटा मिनट वाला है वो 8 पे, तो इधर जाके वो 4 पर चले जाएगा, ठीक है, इधर 4 पर चले जाएगा, और 4 पर चले जाएगा तो इसका मतलब ये 7 और 4 ये सब उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, ये इधर पलटेगा तो 8 पर ही रहेगा, लेकिन इस साइड ऐसा पलट जाएगा, मतलब ये जो 5 है यहाँ पर तो आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो वो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। कैसा, 5 हमें यहाँ पर उल्टा दिखाई देगा। तो ऐसा वाला ऑप्शन में देखिए गलती निकाल लीजिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं गलती निकाल के, क्योंकि यहाँ पर 5 उल्टा दिखाई देगा, तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही में दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि घंटे का कांटा इस साइड है तो वो सामने चले जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं, यहाँ पर भी ऊपर है, तो ये नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नीचे दी गई वस्तुओं के संबंध को दर्शाता है। मतलब ये हमारा वेन आरेख का प्रश्न है, और यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए हैं, 3 वस्तु दी है, जैसे यहाँ पर फर्श दिया है, प्लास्टिक दिया है और ताला दिया है। इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो जब भी वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो मैंने आपको बताया था कि एक एक शब्द का डायग्राम बनाओ, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। कैसे, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम फर्श का बनाते, तो ये हमने फर्श का डायग्राम बना लिया। उसके बाद हम दूसरे शब्द का बनाते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिया प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे कि प्लास्टिक का संबंध फर्श से है या नहीं है। तो आप कहोगे फर्श अलग होती है, प्लास्टिक अलग होता है, तो इनका कोई भी संबंध नहीं है, अलग बन जाएगा। उसके बाद तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि ताला। अब ताला का संबंध बनाने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ताला का फर्श और प्लास्टिक से कोई संबंध है या नहीं है, इसका डायग्राम बनाने से पहले। तो आपको होगा कि ताला पर फर्श का कोई संबंध नहीं है और ताला पर प्लास्टिक का भी नहीं है, तो यहाँ पर तालाब का भी अलग बन जाएगा, यानी कि डायग्राम जो बनेगा सभी का अलग अलग बनेगा। तो ये डायग्राम सी का बना है, उसके बाद ये हमारा बी का बना है, और बाकी और देखेंगे तो ये हमारा ए का बना, ठीक है। बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो तीनों अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति पैटर्न को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक आकृति पैटर्न दिया है, इस आकृति पैटर्न में आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर किस विकल्प आकृति को उठाकर रखेंगे कि आकृति पैटर्न हमारा पूर्ण हो जाएगा, ये बताना आपको, मतलब पूर्ण करना। तो कौन सा विकल्प जो इस आकृति पैटर्न को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वैसा कि वैसा हम पैटर्न को पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पैटर्न है वो वैसा कि वैसा पूरा होगा। अगर हम ऐसा ऑप्शन में देखते तो यहाँ पर ये यहाँ से ये तिरछा हो रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बाकी सभी में है। यहाँ पर भी देखिए ये सेम दिख रहा है, इसमें भी वैसा कि वैसा दिख रहा है, और यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमने हटा दिया, नहीं हो सकता है। उसके बाद अब ये वाली लाइन यहाँ पर होना चाहिए, जैसे ये वाली लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, इस प्रकार की। उसके बाद थोड़ी सी ऐसी जाएगी, थोड़ी सी ये ऐसी जाएगी, और सीधी यहाँ पर चले जाएगी ऐसी, ठीक है। ये वाली लाइन जैसे हमने यहाँ पर इस वाली लाइन को देखा है, वैसे कि वैसे हमने यहाँ पर ये वाली लाइन भी बना दी, और इसको हमने ये वाली भी पूरी कर ली है, ठीक है। तो ये वाली लाइन तो ऑलमोस्ट सभी में है। जैसे यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी इसमें ये वाली है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी है, और इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी है, ठीक है। अब हम और गलती निकालते हैं, तो यहाँ तो तीनों में मिली है। अब उसके बाद हमें कौन सी लाइन दिख रही है, तो आपको हो गए, अब हमें ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ टच होती हुई दिखेगी, ठीक है, ऐसी वाली। तो ऐसी वाली देखेंगे तो ये यहाँ से इस कोने में चले गई, क्या कोने में होगी लाइन टच यहाँ पर। तो इसमें अगर कोने पे नहीं हुई तो यहाँ पर भी कोने पे नहीं होगी, तो ये गलती निकली, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा।
अब यहाँ पर भी नीचे भी देखेंगे तो ये इस कोने से शुरू हो रही, ठीक है, ये इस कोने से शुरू हो रही, जबकि कोने से शुरू नहीं हो रही है। ये जो लाइन प्रॉपर मैच होती हुई दिखाई दे रही है वो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है, तो बी भी नहीं होगा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो हमने यहाँ पर गलती निकाली है, बस हमें यहाँ पर लाइन में गलती थी जो कोने में जुड़ रही थी, लेकिन वाकई में यहाँ पर देखिए ये वाली भी कोने में नहीं जुड़ी, ये कोने में नहीं जुड़ी, तो वैसे ये भी कोने में नहीं जुड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस आकृति को पूर्ण करेगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यहाँ पर PSKO का संबंध एक निश्चित तरीके से ILDS से है, उसी प्रकार RUMQ का संबंध KNFJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए TWOS का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? तो बताइए, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पर PSKO का संबंध ILDH से कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर माइनस प्लस हुआ होगा, तो हम पहले से पहले को देखते हैं। यहाँ से P से क्या करेंगे? I को देखेंगे, तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है? P 16 पे I 9 पे, मतलब -7 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगर हम S से क्या करेंगे? L को देखेंगे, तो S 19 पे L 12 पे, मतलब यहाँ पर भी -7 हुआ है। फिर K से D को देखेंगे तो K 11 पे D 4 पे, इसमें भी -7 हुआ है। फिर O से क्या करेंगे? H को देखेंगे तो O 15 पे H 8 पे, इसमें भी -7 हुआ है। तो यहाँ पर तो हमें सभी लेटर पे -7 दिखाई दे रहा है, ये वाला। क्या ऐसा ही यहाँ पर RUMQ से KNFJ में हो रहा है क्या? तो यहाँ पर भी हम पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, R से K को देखेंगे तो यहाँ पर भी तो -7 हो रहा है। फिर U से क्या करेंगे? N को देखेंगे तो यहाँ पर भी -7 हो रहा है। M से F को देखेंगे तो यहाँ पर भी -7 है। Q से J, Q 17 पे, J 10 पे, यहाँ पर भी -7 है। तो यहाँ पर भी हमें सभी में -7 देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक -7 देखने को मिला है। तो यहाँ पर TWOS का भी बताने के लिए हम क्या करेंगे? -7 करेंगे। तो T 20 पे आता है, यहाँ पर -7 करेंगे तो 13 बचेंगे, 13 नंबर पे M आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लेटर M होगा। फिर W 23 पे आता है, 23 में से 7 माइनस करेंगे तो 16, और 16 नंबर पे P आता है। फिर O हमारा 15 पे आता है, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे, 8 नंबर पे H आता है। S हमारा 19 पे आता है, 19 में से 7 माइनस करेंगे तो 12, 12 7 19 होता है, तो यहाँ पर L आएगा। तो यहाँ पर MPHL ऑप्शन में देखिए, MPHL, तो MPHL हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समान संबंध पता करना था कि जैसे जैसे इन्होंने -7 किया तो हमने भी यहाँ पर -7 सभी में कर लिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर किसी निश्चित गुण भाषा में यहाँ पर ही ईट लंच को RKYFGL के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसके बाद किया गया है। उसके बाद तथा यहाँ पर कह रहा है कि ईट यहाँ पर प्रॉपर फूड को ABGLTN के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में ईट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पर ही ईट लंच, ठीक है, यहाँ पर क्या करा कि ही ईट लंच, उसके बाद यहाँ पर ईट प्रॉपर फूड को, इनको क्या करा था, यहाँ पर इनमें कूट किया था RKYFGL ABGLTN में कोड किया था, ठीक है। और उसी प्रकार हमें यहाँ पर ईट का बताना था। तो आपको पता होगा कि जब हमें लेटर का कोड लेटर दिया जाता है और ज़्यादा कोड दिए जाते हैं शब्दों में, तो हम कॉमन देख के काटते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ईट है तो ईट को काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉमन क्या है, JL है तो GL को काटेंगे। उसके बाद कॉमन कोई भी नहीं दिख रहा, तो जो कटता है वो भी इसका कोड हो जाता है, बचता वो भी कोड होता है। तो कटा है तो कटा कौन है, GL कटा है, तो यहाँ पर GL आ जाएगा। तो GL ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो GL अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसे प्रश्नों को हमें कॉमन देख के काटना है। आपको मैं एक और सेम प्रश्न देता हूँ। ये एक ही रेलवे की शिफ्ट में पूछा था, रेलवे NTPC में, ठीक है। सेम ये 2 प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे थे। तो बताइए, यहाँ पर आपको बताना कि मी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार गिव मी बाइक, यहाँ पर कह रहा है कि गिव मी बाइक का कोड, और यहाँ पर हु नाउ मी, यहाँ पर हु नाउ मी का कोड क्या दिया है, तो इनके कोड सामने लिखा RYFH और YT, और BNGT और RY,
तो इनका कोड हमें यहाँ पर बताना है कि जैसे यहाँ पर जो दिया हमें मी दिया है तो मी का कोड क्या होगा, तो कॉमन देख के काटिए। तो आप कहोगे अगर हम कॉमन देखते तो हमें कॉमन मी देखने को मिल रहा है, तो मी को काट लेंगे और इनमें जो दोनों में कॉमन दिखने को मिला आर वाई देखने को मिला, तो जहाँ पर मी का कोड क्या हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा। तो आर वाई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आर वाई ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आपको ये दो प्रश्न अगर ऐसे मिले तो वैसे हालांकि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा रखा कि आपको कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। यानी कि हम यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के इन अंकों को जोड़ देते तो उसका परिणाम क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। और यहाँ पर हमें बाएं से दाएं संख्या दी है, इनमें ही देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 941 हमें सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, कौन सी, 941। और सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो वो 741। ये दो हमारे पास संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब हमें यहाँ पर प्रश्न ये कहा था कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा, तो वो 1 होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर और प्रश्न ये भी कहा था आगे कि सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो सबसे छोटी संख्या का पहला अंक कौन सा है, तो वो 7 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो परिणाम क्या होगा, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो परिणाम कितना होगा, 8 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस जैसा कहा वैसा सोल्व करना, ये भी हमारा रेलवे का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, तो बताओ महीने का 28वां दिन कौन सा होगा। बताइए, हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। आप कहते हो कि कैलेंडर भी करवा दीजिए, तो मैं कैलेंडर के प्रश्न ऐड करते जाऊंगा, लेकिन हालांकि अगर आपने वो कैलेंडर का वीडियो में अभी 10 तारीख को पब्लिक कर दूंगा, अगर आप उसे देख लोगे तो आपका कैलेंडर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं वापस से न्यू पैटर्न पे बनाया हूँ, तो उसे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ के समझना। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए किसी महीने का 9वां दिन शनिवार, यानी कि मान लो कोई भी महीना है जिसका 9वां दिन कौन सा है, यहाँ पर मैं 9वां दिन लेता हूँ कि किसी भी महीने का जो 9वां दिन है वो क्या है, शनिवार है। वो क्या है, यहाँ पर शनिवार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शनिवार ले लेता हूँ। ये किसी भी महीने का जो 9वां दिन है वो क्या है, शनिवार है। ठीक है, वो शनिवार है। कोई सा भी महीना है वो 30 दिन का होगा, क्योंकि किसी भी महीने का कहते हैं ना, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 30 दिन लेना है। तो किसी भी महीने का 9वां दिन शनिवार, तो यहाँ पर कह रहा है कि शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, यानी कि जो 9वां दिन है, किसी भी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको काट देते हैं, 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पड़ते हैं, तो यहाँ पर हम 10वां दिन निकालते हैं, 10वां दिन निकालेंगे, फिर 11वां दिन भी निकालेंगे, क्योंकि शनिवार के 3 दिन पड़ रहा है, तो 12वां दिन भी निकालेंगे। तो यहाँ पर 12वें दिन कौन सा, तो 12वें दिन शनिवार होगा। अब क्यों, क्योंकि उसने प्रश्न में ही कहा है कि 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पड़ता है, तो 12वें दिन कौन सा वार होना चाहिए, तो फिर वो शनिवार होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा शनिवार के 3 दिन। तो 12 तारीख को कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, शनिवार है तो 9वां दिन पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, तो 3 दिन पहले पड़ता है, शनिवार के 3 दिन पहले। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शुक्रवार होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर शुक्रवार होगा, क्या होगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर बुधवार हो जाएगा। 9वां दिन कौन सा होगा, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि तो बताओ महीने का 28वां दिन कौन सा होगा। तो 12 तारीख को कौन सा वार है, शनिवार है। 9 को कौन सा है, बुधवार है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी दिन में आप साथ साथ जोड़ो, जितने साथ जोड़ोगे उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही दिन आएगा। तो हम यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, साथ साथ जोड़ के। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हम 12 को शनिवार है, तो यहाँ पर 7 जोड़ देते हैं। तो 12 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो अगला शनिवार कब होगा, तो एक तो 12 का हो जाएगा, और इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो 12 7 कितना होते हैं, तो 12 7 19 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो शनिवार होगा वो 19 को हो जाएगा, और इसमें भी 7 जोड़ देंगे, तो अगला जो इसमें भी क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, तो 19 और 7 कितने हो जाएंगे,
तो 19 7 26 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे 26। तो अगला जो शनिवार होगा वो किस तारीख को होगा, 26 को होगा। अब यहाँ पर इस 26 तक तो शनिवार आ रहा है, यहाँ पर 26 तक तो शनिवार आ रहा है। अब हमें 28 का बताना, तो एक 27 हो जाएगा और एक हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 को बताना है। तो ये शनिवार है तो फिर रविवार सोमवार आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, सोमवार आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 28 तारीख को सोमवार। तो सोमवार ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मान लो बुधवार से भी आना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर 9 तारीख को बुधवार है तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 9 7 कितने हो जाएंगे 16, मतलब 16 तारीख को भी बुधवार होगा। फिर बाद में और 7 जोड़ेंगे 16 में, तो अगला 7 जोड़ने पर 23 हो जाएगा, 16 7 23। तो 23 नंबर पे भी, मतलब 23 तारीख को भी कौन होगा, बुधवार ही हो जाएगा। फिर 23 में 7 जोड़ेंगे तो आगे चला जाएगा। तो एक काम करता हम यहाँ पर 24 ले लेते, 24, उसके बाद यहाँ पर 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद हमें 28 का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 27 लिया और 28 का हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 को भी क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है। यहाँ पर बुधवार है तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए बुधवार का मतलब क्या होता है, तो आपको हो गए वेडनेसडे। तो यहाँ पर वेडनेसडे है तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको हो गए थर्सडे होगा, यहाँ पर फ्राइडे होगा, यहाँ पर सैटरडे होगा, यहाँ पर संडे होगा। तो यहाँ पर 28 को मंडे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा 28 को सोमवार आया था और इसमें भी सोमवार आया। अब किसी भी दिन से देखोगे तो सोमवार ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। मतलब यहाँ पर हमारे पास नीचे जानकारी दी, उसको पढ़ के हम क्या करेंगे, उत्तर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जानकारी कह रही कि 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन विवाहित जोड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर डी ए की दादी और बी की माँ है। जो डी है वो ए की दादी और बी की माँ। तो कैसा बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डी को लिख लेते हैं। डी कौन है, ए की दादी और बी की माँ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी की माँ बना लेते हैं। ठीक है, बी की माँ बनाया मैंने। बी की माँ कौन हो जाएगी, डी, और ए की दादी, तो ए इसका कौन होगा, ए इसका संतान होगा। ठीक है, इसकी संतान होगी ए बी की। अब ए की दादी कौन है, देखिए डी ए की दादी, इसका मतलब ये है कि दादी है तो ये तो महिला है। ठीक है, ए की दादी, इसका मतलब ये 100% कौन हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसका पिता होगा तब दादी होती है, माता होता तब नानी होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब आगे देखते हैं हम, दूसरा वाला कह रहा है कि सी बी की पत्नी और एफ की माँ है। जो सी है वो बी की पत्नी है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर बी की पत्नी को हम क्या बनाएंगे, सी को बी की पत्नी बनाएंगे। सी कौन है, बी की पत्नी है। अब और एप की माँ है तो एप इसकी संतान हो जाएगी, एप इसकी संतान हो जाएगी, एप की माँ है। तो ठीक है, अब ये हमारे पास भाई, मतलब इनके भाई बहन में रिश्ता है इनमें, ए और एप में। ठीक है, अब आगे चौथा कह रहा है कि यहाँ पर एफ ई की पोती है। जो एफ है वो ई की पोती है। ई की पोती, इसका मतलब ये है कि ई की पोती, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी ए की दादी का वो मतलब एफ ई की पोती, तो ई इसका पति हो जाएगा। ई किसका, यहाँ पर डी का पति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई डी का पति होगा, क्योंकि देखिए ये इसका ए का पिता बी है और एफ का भी पिता कौन होगा, बी ही होगा। तो ये पिता है तो पिता के ये माता पिता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफ ई की पोती है तो यहाँ पर हमने एफ को ई की पोती बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि परिवार में कितने पुरुष है, यानी कि पुरुष सदस्य है। तो बताइए यहाँ पर इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे एक तो पुरुष हमें यहाँ पर दिख रहा है ये वाला। ठीक है, और एक पुरुष हमें ये दिख रहा है, जहाँ पर प्लस लगा हो पुरुष और जहाँ पर माइनस लगा हो महिला। अब हमें यहाँ पर देखिए, क्या ये हमें एक पुरुष में दिख रहा है या महिला में, मतलब लड़का या लड़की है। तो आप कहोगे हमें कंफर्म नहीं है कि एप लड़का है या लड़की है। क्या ए भी लड़का या लड़की कंफर्म में नहीं है, लेकिन ये भाई बहन होंगे, भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, हम यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो इन दोनों में डाउट है, बाकी 100% 2 पुरुष और 2 महिला तो हमें दिख रही है। अब मैं ये प्रश्न में ये कहा था
कि यहाँ पर परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, तो क्या इस हिसाब से दो विवाहित जोड़े दिख रहे हैं क्या? तो आप कहोगे दो विवाहित जोड़े, एक पहला है ये दूसरा दिख रहा है, तो विवाहित जोड़े तो दो दिख गए हैं, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर हमें पुरुष की सदस्य हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि कितने हैं। दो तो दिख रहे, लेकिन इनको हम थोड़ी ना कहेंगे, क्योंकि ये भी प्रॉपर होना था। अगर ये लड़की होती तो हम दो बताते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पहले दो को चॉइस किया था एग्जाम में, लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकते कि कितने पुरुष सदस्य हैं। हाँ, इसमें ये कहता है कि ए का बी क्या लगेगा, एफ का सी क्या लगेगा, सी का डी क्या लगेगा, ई का बी क्या लगेगा, तो हम बता सकते थे, लेकिन ऐसा प्रश्न ही नहीं पूछा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि पी का अर्थ गुना और Q का अर्थ भागित और R का अर्थ माइनस और S का अर्थ प्लस, S का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें इनके समीकरण में हमें अर्थ दिया है, उनको लिख के बताना है। तो सबसे पहले देखिए 29 है, तो 29 को मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 29 लिखा और यहाँ पर S दिया है। S का अर्थ क्या कहा, S का अर्थ प्लस का, तो यहाँ पर मैं प्लस लगाता हूँ। अगला हमें 9 दिया, तो 9 को लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर P है और P का अर्थ क्या दिया, गुणा दिया, तो यहाँ पर मैं P की जगह गुणे को लगाऊंगा और अगली संख्या वापस से मैं 3 को लिख लूँगा। फिर अगला R दिया है और R का अर्थ क्या कहा, माइनस का, तो माइनस लगाऊंगा और अगली संख्या में 13 को लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पर P दिया और P का अर्थ गुणा का, तो यहाँ पर मैं गुणे लगाऊंगा और अगली संख्या 4 को लिखूंगा। फिर यहाँ पर S दिया है, S का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगाऊंगा और अगली संख्या 55 को लिख लूँगा, ठीक है। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता कि गुणा होगा, तो यहाँ पर 29 को हम ऐसा कैसा उतारेंगे और प्लस भी वैसा ही रहेंगे। इसमें गुणा करेंगे तो 9 3 27 आ जाएगा। उसके बाद माइनस वैसा ही उतरेगा, 13 चौक 52, यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 52 आ जाएगा, ऊपर से प्लस 55 भी उतर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक बार गुणा कर लिया, अब हम प्लस प्लस करेंगे। तो प्लस प्लस कीजिए, 29 और 27 को जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएंगे, तो 16, 16 का कितना होगा 6 और 2 और 2 4 1 5, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 56 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो रहा था आपको होगा, यहाँ पर हमारे पास 56 हो रहा है। फिर ऊपर से माइनस उतरेगा और ऊपर से हम एक काम करते हैं, स्टेप बना लेते हैं। यहाँ पर 52 को उतारता हूँ, प्लस भी 55 उतार लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर जोड़ लो तो भी कहीं नहीं, क्योंकि बड़ोमास रूल कहता है कि सबसे पहले जोड़ना है फिर माइनस करना है। मतलब सबसे पहले नहीं है, लेकिन माइनस से पहले तो आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर अभी हम जोड़ भी सकते हैं, ये 56 और 55 को जोड़ देते हैं। तो 56 और 55 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पर 56 और 55 को पहले जोड़ा, तो यहाँ पर कितना हुआ, 111 हुआ। ऊपर से क्या करेंगे, -52 को उतार लेंगे, तो ये -52 को उतारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 111 में से अगर हम 52 को माइनस करते, 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9 बचेंगे और फिर 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 बचेंगे। मतलब इनमें माइनस करने पर हमारे पास 59 आया, मतलब 59 आया। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर 59 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिया 59, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस समीकरण में हमें क्या करना है, जैसा कह रहा है वैसा सोल्व करना था। ये गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि संख्या यहाँ पर 7 3 4 1 2 9 6 8 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से 5वां होगा। मतलब जो हमें संख्या दी है उनको अवरोही क्रम में, यहाँ पर हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर हमें बताना है कि इस प्रकार जो नई संख्या बनेगी उसमें दाएं से 5वां कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये संख्या है, ठीक है, इसको अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि घटते क्रम में लाना है, और आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो घटते क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या हमें 9 दिखाई दे रही है। उसके बाद 8 दिखाई दे रही है, 8 के बाद 7 दिखाई दे रही है, 7 के बाद हमें 6 दिखाई दे रही है, 6 के बाद 5 नहीं है 4 है, 4 को लेंगे, 4 के बाद 3 है तो 3 को ले लेंगे, 3 के बाद 2 है तो 2 को भी ले लेंगे, 2 के बाद 1 है तो 1 को ले लेंगे। ये हमने क्या करा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। इस प्रकार नई बनी संख्या में दाएं से 5वां कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए दायां किधर है, तो दायां इस साइड है और बायां इस साइड है। तो दाएं से 5वां मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां। तो दाएं से जो 5वां दिखाई दे रहा वो हमें 6 दिखाई दे रहा है। तो दाएं से 5वां 6 है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है
ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कथन निष्कर्षा का प्रश्न है। यहाँ पर दो प्रश्न लाया हूँ मैं आपके लिए, तो आप अच्छे से पहले को समझ लो, दूसरे को आप खुद से भी सोल्व करना रोक कर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि कोई विद्यार्थी, यानी कि मान लो यहाँ पर मैं ये विद्यार्थी का वी ले रहा हूँ, ये अपने आप में विद्यार्थी है। ठीक है, ये कौन है? विद्यार्थी है। और कथन कह रहा है कि कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, तो कोई भी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मैं एस बना लेता हूँ शिक्षक का। और कोई भी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है तो यहाँ पर मैं अलग बनाऊंगा। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है तो इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर कोई विद्यार्थी, ठीक, यहाँ पर विद्यार्थी मतलब यहाँ पर कह रहा है कि कोई विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर कह रहा है कि बड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर मैं विद्यार्थी को भी बड़े से अलग बनाऊंगा, तो ये बड़ा ही हो गया। और इनका भी कोई भी संबंध नहीं है, मतलब इनका तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा कथन कह रहा है। कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है और कोई विद्यार्थी बड़े भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पहला देखिए, पहला कह रहा है कि कुछ शिक्षक बड़े ही है। क्या आपको यहाँ पर कुछ शिक्षक बड़े ही दिखाई दे रहे हैं? तो हमें डायग्राम में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और कथन में भी नहीं कहा था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, कि कुछ शिक्षक बड़े हैं तो कुछ नहीं है। हाँ, संभावना हो सकती है कि हो भी सकता है, लेकिन अभी नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं है, तो कथन के खिलाफ नहीं जाएंगे हम। उसके बाद दूसरा करें कि कुछ विद्यार्थी शिक्षक है। क्या आपको यहाँ पर कुछ विद्यार्थी शिक्षक दिखाई दे रहे हैं? जब हम यहाँ पर कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है तो कुछ कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो निष्कर्ष दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो न तो पहला न तो दूसरा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, कथन के हिसाब से चलना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न सेम है, यहाँ पर भी कथन को समझना, उसके बाद निष्कर्ष से क्या करा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कथन करा कि सभी अंगूर, यानी कि अंगूर का मैं ए लेता हूँ, आप ये मत बोलना कि ग्रेप्स है तो आप जी लो, मैं यहाँ पर समझने के लिए ले रहा हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं कि ग्रेप्स का जी ही लेना और एप्पल यानी कि सेब मतलब एप्पल का ए ही लेना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मतलब ई ही। तो यहाँ पर देखिए सभी अंगूर क्या है? तो सभी अंगूर सेब है, तो सभी अंगूर सेब है, तो यहाँ पर मैं सभी अंगूर को सेब के अंदर बना लूँगा और सेब का मैं एस लेता हूँ। ठीक है, समझ लें, एस मतलब सेब, ए मतलब अंगूर। ठीक है, यहाँ पर ए का ए भी ले सकता हूँ एप्पल करके, लेकिन उतना हमें लोड नहीं लेना है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सभी सेब, यहाँ पर कह रहा है कि सभी की सभी सेब क्या है? कीवी है। अब जितने भी सेब है वो सभी के सभी कीवी है, तो यहाँ पर मैं कीवी के अंदर लूँगा, क्योंकि ये सभी के सभी कीवी है, तो यहाँ पर कीवी के अंदर लेता हूँ। कीवी का मतलब के। उसके बाद यहाँ पर और लास्ट दिया है, वो कह रहा है कि कुछ कीवी क्या है? केले हैं। अब यहाँ पर कुछ कीली के मतलब कुछ कीवी केले हैं, तो यहाँ पर मैं कीवी के हिस्से को ले लूँगा, और क्या केले हैं तो यहाँ पर मैं केले का के नहीं लेता हूँ, क्योंकि के डबल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सीधा अब केला लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर केला लिख देता हूँ, ये केले हैं। अब इसके बारे में हमें निष्कर्ष से क्या कह रहा हमें अभी ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी सेब क्या है? केले हैं। अब जितने भी सेब है वो सभी के सभी केले हैं, तो क्या आपको केले के अंदर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो केले और कीवी कुछ है, सेब का तो कोई संबंध ही नहीं है और कुछ कहा भी नहीं था, तो ये नहीं दिखाई दे रहे हमें। ठीक है, कि यहाँ पर सभी के सभी सेब केले हैं क्या? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, तो सभी कैसे हो सकते हैं? तो पहला वाला गलत है। ठीक है, अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ कीवी अंगूर है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कीवी अंगूर दिखाई दे रहे हैं? जब सारे के सारे अंगूर कीवी है तो कुछ तो हो सकते हैं, मतलब कुछ तो होंगे। हाँ, सभी की सभी कीवी अंगूर नहीं होंगे, लेकिन कुछ होंगे। हाँ, सभी अंगूर कीवी है, क्योंकि ये तो कथन में भी कहा कि सभी कीवी मतलब सभी अंगूर सेब है और सभी सेब कीवी के अंदर है, तो ये सभी अंगूर कीवी तो है, लेकिन सभी कीवी नहीं है, लेकिन कुछ कीवी है, तो ये वाला कुछ वाला सही हो जाएगा। कुछ कीवी अंगूर है, तो दूसरा अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न देखिए, आपको दिशा पता होगा, हम प्लस का चिन्ह बनाते हैं, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व होता है, लेफ्ट में पश्चिम होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, हालांकि मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में सभी का बेसिक से भी बताते हुए आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा है कि ऋषि का, यहाँ पर कह रहा है कि ऋषि का बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर दिशा में 49 यानी कि 49 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 49 किलोमीटर चलती है, कहाँ पर? उत्तर की ओर।
तो मान लो मैं यहाँ से चलाता हूँ, ये बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ पर मैं बिंदु ए से चलाता हूँ, ये बिंदु ए है। बिंदु ए से ऋषिका शुरू होकर उत्तर दिशा में 49 चलती थी, ये ऊपर चलेगी, ठीक है, ये ऊपर जाएगी तो कितना चल रही है, ये 49 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है, तो आप कहोगे ये 49 चल रही है, कितना 49, तो यहाँ पर मैं 49 किलोमीटर लिख लेता हूँ। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती है और 51 किलोमीटर चलती है। अब ये उत्तर की ओर जा रही है, जैसे आप बैठे हो वैसे की वैसे, तो जैसे आपका बायां है वैसे इसका भी बायां होगा ऋषिका का। ये उत्तर की 59 गई, फिर ये बाएं मुड़ी, वो यहाँ से इस साइड मुड़ेगी, तो इस साइड कितना बोल रहा है वो, तो इस साइड जो बोल रहा है वो बोल रहा है 51 किलोमीटर। तो यहाँ पर इस साइड ये यहाँ से क्या करे, इस साइड आए बाएं मोड़ के, तो ये कितना है 51 है, तो यहाँ पर हमें 51 चलाएंगे, ठीक है, 51 किलोमीटर ये चली है। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करके फिर बाएं मुड़ती है और 54 किलोमीटर चलती है। अब ये यहाँ से इस साइड आए, यहाँ से ये इस साइड आए और यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो 54 चलेगी। मतलब ये इस साइड आई तो बाएं इसका नीचे होगा, तो बाएं इस साइड मिलेगी, तो यहाँ तक तो 89 होगा, 54 मतलब थोड़ा हमें आगे ले जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर कितना चली है, तो ये 54 किलोमीटर चली है, ठीक है, कितना चली है, तो ये यहाँ पर चली है 54 किलोमीटर, कितना 54 किलोमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे हमें प्रश्न कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती है, और 64 किलोमीटर चलती है। अब ये यहाँ थी, यहाँ से ये इधर आए हैं और यहाँ से बाएं मुड़ेगी, मतलब इसका बायां इधर होगा, और कितना चलती 64, तो यहाँ तक तो वो 51 होगा और 64 चल रही, तो हमें थोड़ा सा इससे और आगे चलाना है। तो ये हमने 64 चला लिया, तो यहाँ पर कितनी चली है टोटल, तो यहाँ पर आप कहोगे 64 किलोमीटर चली है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे आगे प्रश्न क्या कह रहा है, फिर हमें आगे प्रश्न करके वो अंत में बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अंत में ये बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, तो ये इस साइड यहाँ से चलना शुरू करी और यहाँ तक आए, अंत में बाएं मुड़ी 5 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर वापस इतना चला देते हैं और यहाँ पर कितना चली 5 किलोमीटर, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर और बिंदु P पर रुकती है। यहाँ पर जो आई थी तो वो बिंदु कौन सा, वो बिंदु P है, ठीक है, तो यहाँ पर रुकी है, बिंदु P पर रुकती है, तो बिंदु A पर दोबारा पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी, यानी कि सबसे कम दूरी कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू की थी, तो यहाँ पर 49 गई थी, ठीक है। अगर ये 49 है तो ये भी 49 होगी, ये भी कितनी होगी 49 होगी, तो यहाँ पर मैं 49 ले लेता हूँ। और ये अगर 51 है तो यहाँ पर ये भी 51 हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं 51 कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कितना चली थी, ये 49 लेकिन 54 चली थी, मतलब यहाँ पर 5 बज गया था, ठीक है, ये 5 बज गया था, तो यहाँ पर 49 से 49 कट जाएगा और ये 51 भी कट जाएगा, ठीक है, 51 और 51 कटेगा, तो ये वाली दिशा कितनी हो जाएगी 49। अब यहाँ पर देखिए 5 यहाँ से बचा, ये वाला 5 बचा है, ये 5 बचा, तो ये भी 5 हो जाएगा। अब हमें ये वाली डिस्टेंस कितनी 51, तो ये तो 51 थी, ठीक है। अब ये 51 कट गया है, मतलब ये वाली डिस्टेंस भी कट जाएगी। अब यहाँ पर अगर 5 है, ये भी 5 कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 51 है, तो ये टोटल 64 थी, ये टोटल 64 से 64 में से 51 कट गई है, तो यहाँ पर कितनी बचेगी, तो आप कहोगे यहाँ पर 13 बचेगी, यहाँ पर कितनी बचेगी 13 बचेगी, ठीक है, यहाँ पर कितनी बचेगी 13 बचेगी। ये वाली दूरी कितनी बचेगी 13 बचेगी, क्योंकि 51 तो कट गए है, तो यहाँ से ये वाली दूरी 13 बचेगी। अब 5 भी कटा, तो ये वाली दूरी हमें पूछा है, तो यहाँ पर हमें कहाँ से आना था, बिंदु P से A पर आना था। तो बिंदु P से A पर आने के लिए हमें किस दिशा में आना पड़ेगा, तो आप कहोगे पश्चिम दिशा में आना पड़ेगा, और कितना किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो 13 किलोमीटर पश्चिम में देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा प्रश्न कहा था वैसा चलना था आपको। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि FGHJKL यहाँ पर कह रहा है कि एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इमारत में सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है, यानी कि नीचे का जो क्रमांक वह 1 है और उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार यानी कि इसी तरह सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है। मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये सबसे निचला 1 है, 1 के बाद ऊपर वाला 2 है, 2 के बाद यहाँ पर 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, और 5 के बाद ये 6, ठीक है, ये क्रमांक है। तो ये हमारे पास क्रमांक है, इसी प्रकार हमने क्रमांक बना लिया।
अब जैसा प्रश्न कहेगा वैसा कि वैसा इनको हम बिठाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्रमांक 1 से 6 तक बना लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो अब हमें जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि के और जी के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। के और जी के बीच केवल 3 लोग रहते हैं, तो ठीक है। अब के और जी को कहाँ पर रखेंगे, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। 1 मिनट आगे पढ़ते हैं। जहाँ के, यहाँ पर क्या कह रहा है, जहाँ के जी के नीचे रहता है, जहाँ के जी के नीचे रहता है और एच विषम क्रमांक वाले तल पर और के ठीक ऊपर रहता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, के ठीक ऊपर रहता है, इतना पढ़ो। अब देखिए सबसे पहले क्या कहा था कि के और जी के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर के को बिठा दूँ, ठीक है, मान लो मैं केवल के को यहाँ पर बिठा दूँ, तो केवल इस और जी को यहाँ पर बिठा दो, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इनके बीच में केवल 3 लोग आ जाएंगे। क्योंकि इसने ये कहा था ना कि जहाँ के जी के नीचे रहता है, तो जी के नीचे के आएगा, के ऊपर नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा। तो इनके बीच में 3 लोग लाना था हमें, तो के को ऊपर नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे, क्योंकि इसने कहा था कि के जी के नीचे रहता है। अब ये प्रश्न आगे कहा कि एच विषम क्रमांक वाले तल पर और के ठीक ऊपर रहता है। जो एच है वो विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और के ठीक ऊपर। इसका मतलब एच कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। एच कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे प्रश्न करें कि जे एप के नीचे तल पर, मतलब जे एप के नीचे के तलों में से एक तल पर और एल के ऊपर तलों में से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल के ऊपर और एप के नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पर एप ऊपर आना चाहिए और जे नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसने ये भी कहा था कि यहाँ पर एल के ऊपर के तलों में से एक पर रहता है, तो एल यहाँ पर आ जाना चाहिए फिर पहले पर। तो जे एल के ऊपर है, एप के नीचे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जैसा प्रश्न कहा था वैसा हमने बना लिया। अब प्रश्न हमें यहाँ पर करा कि तल क्रमांक 4 पर कौन रहता है। तो तल क्रमांक 4 पर कौन दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको कहोगे जे दिखाई दे रहा है। तो जे ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी एल एम एन एस और टी, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। उसके बाद देखिए उत्तर की ओर अभिमुख होकर मतलब जैसे आप बैठे हो वैसे की वैसे बैठे हैं। अब हम यहाँ पर जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा बिठाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है केवल एल एस के बाईं ओर बैठा है, केवल एल एस के बाईं ओर बैठा है। मान लो मैं यहाँ पर एल को बिठा रहा हूँ, जो एल है एस के बाईं ओर, तो एस को मैं यहाँ पर बिठाऊंगा तब एल एस के बाईं ओर हो जाएगा, और केवल मतलब इसके बाईं ओर कोई भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बिठा दिया। और आपको पता होगा कि ये वाला इधर वाला हिस्सा कौन सा होता है, तो ये वाला बायां होता है, ये बायां होता है, और इधर वाला दायां होता है, ठीक है। ये हमारा दायां हो जाएगा। तो केवल एल एस के बाएं ओर बैठा, तो इसके अंदर इधर कोई भी नहीं बैठेगा। अब जितने भी बैठेंगे वो सभी के सभी इस साइड बैठेंगे, और टोटल 7 लोग हैं। तो यहाँ पर हम 7 लोगों को बिठा देंगे, ठीक है। क्योंकि केवल कह दिया तो इसका मतलब उधर कोई नहीं बैठेगा, अभी इधर ही बैठेगा। अब आगे प्रश्न करें कि एल और एन के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। एल और एन के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर हम एन को बिठा देंगे, तब इनके बीच केवल 4 हो जाएंगे, एल और एन के बीच। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि ए और बी के बीच केवल एम बैठा है। ए और बी के बीच केवल एम बैठा है, और आगे ये भी करा कि और ए एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ए निकटतम एन का नहीं है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ए और बी के बीच कौन बैठा है, तो केवल एम बैठा, तो यहाँ पर हम एम को बिठा देंगे। और ए जो है एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर हमने निकटतम पड़ोसी नहीं रखा है। अब एक छोर हमारा एक स्थान बच चुका है, वहाँ पर कौन आ जाएगा, टी बचा, तो टी आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इनको बिठा दिया है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो दाएं पे कौन बैठा है, तो दाएं पे टी बैठा है, तो टी ऑप्शन में देखेंगे तो ए में दिया है। बाएं पे कौन बैठा है, एल बैठा है। बीच में कौन बैठा है, तो बीच में एम बैठा है, ठीक है। तो जो भी पूछा जाएगा आप बता दोगे। तो दाएं छोर पे टी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब ये जो 26 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जिस प्रकार ईंधन का संबंध इंजन से तो भोजन का किससे, ये आपको बताना है।
तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख लीजिए। बाकी अगर देखिए, अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होती, आप बार बार भूल जाते हो, उनके विपरीत भूल जाते हो, तो यहाँ पर आपको राइट में एक ऊपर वीडियो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके देख लो उससे, तो आपको कभी भी अल्फ़ाबेट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलता हम अभी नेक्स्ट वीडियो में।